हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। और बेटा, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये पोम का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो अवेलेबल है। अगर अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो यहाँ पर एक लिंक डिस्प्ले हो जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगी। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखने के बाद ही देखिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऑलराइट, तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक इजीली मिल जाएगी। उस चैनल पे सारे नोट्स, सारे पीडीएफ्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, राइट। तो वो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी इन योर ओन वर्ड्स। मतलब बेसिकली एक समरी पूछी गई है आपसे। तो समरी क्या है कि टेल ऑफ मेलन सिटी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे राजा की कहानी है जो अपने आप को जस्ट एंड प्लेसेंट कहता था। फिर उसने एक आर्च बनवाया जहां पर वो he wanted to edify the spectators, right? उनको moral values देना चाहता था, लेकिन वो आर्च छोटा बन गया जिसकी वजह से क्राउन टकरा कर गिर गया राजा का। और इसीलिए वो पनिशमेंट देना चाहता था। और पनिशमेंट सबसे पहले किसे? चीफ ऑफ बिल्डर्स को। चीफ ऑफ बिल्डर्स ने वो बात डाल दी वर्कमैन पे, फिर वर्कमैन ने बात डाल दी मेसन्स पे, और मेसन्स ने बात डाल दी आर्किटेक्ट पे, और आर्किटेक्ट ने घूम फिर के बात डाल दी किंग पर कि आपके अमेंडमेंट्स की वजह से ही तो ये नक्शा गलत बन गया। और अल्टीमेटली राजा जो है उसे ही फांसी पर चढ़ा देते हैं, राइट। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम, राइट। और इसका बाद में नतीजा क्या होता है कि एक फूलिश, एक मेलन जो है उसे राजा बना दिया जाता है, यानी एक फूलिश पर्सन को। और एक फूलिश पर्सन जो है, सिंस उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती हैं, इसीलिए जो नेशन होता है वहां पे एनार्की स्टैब्लिश हो जाती है। और एनार्की स्टैब्लिश होने का मतलब है केओस होना, डिसऑर्डर होना, और लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करना, राइट। सो दिस इज दिस पोएम, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंप्रेशन वुड यू फॉर्म ऑफ अ स्टेज वेयर द किंग वाज जस्ट एंड प्लेसिड। इसका मतलब ये है कि किंग जो अपने आप को जस्ट एंड प्लेसिड कहता था, इसका आपको एक क्या इंप्रेशन समझ में आता है, आपके दिमाग में इसका क्या इंप्रेशन आता है। तो मतलब यहाँ पर इसके अंदर जिस तरीके से किंग अपियर हो रहा है वो पीसफुल तो दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय अ वीक लीडरशिप। यानी वो सिर्फ अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरी आइडेंटिटी ऐसी बने कि जब भी मेरे बारे में कोई बात करे तो क्या कहे कि भाई बहुत ही जस्टिस वाला, बहुत ही सही डिसीजन मेकर है हमारा राजा, हमेशा प्लेसिड रहता है, काम रहता है, रिलैक्स रहता है और एकदम सही डिसीजंस लेता है, राइट। पोर्ट्रे वो अपने आप को हमेशा ऐसे करता था, करना चाहता था, और अपनी आइडेंटिटी भी इसी तरीके की एस्टैब्लिश करना चाहता था, एज इफ आई एम जस्ट एंड प्लेसिड। बट एक्चुअल में ये जो राजा था, ही वाज अ सिंबल ऑफ वीक लीडरशिप, chaos एंड लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस। मतलब उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज थी ही नहीं, इसीलिए तो अच्छा इसकी नहीं इसकी गलती है, ठीक है इसे सजा दे दो, अच्छा इसकी नहीं इसकी गलती है, इसे सजा दे दो, अच्छा इसकी नहीं इसकी गलती है, इसे सजा दे दो। तो हमेशा राजा का यही चूंकि एटीट्यूड रहा, इसी वजह से इशू क्या हुआ, इसी वजह से इशू ये हुआ कि अल्टीमेटली राजा ही सूली पर चढ़ गया, राइट। एक लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वो हमेशा सबको इम्प्रेस करके नहीं चल सकता। ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान भी बताई हैं। आई होप आपने अगर एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा है तो आपको ये याद होगा, राइट। और नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन्ड इन अ स्टेट। मतलब किसी भी जगह, चाहे जो भी स्टेट है, वहां पर पीस और लिबर्टी किस तरीके से मेंटेन की जाती है। तो वो मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जाए, ठीक है। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं या जो भी लेट्स से कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो वो इफेक्टिवली बनाई जाए और इफेक्टिवली उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो। मतलब सिर्फ पन्ने पे हमने कोई पॉलिसी बना ली, कोई डिसीजन लिख लिया कि ऐसे करेंगे, पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर लिया, ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, पेपर से बना लिया, ऑन पेपर से, वहां तक क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं। उसको फिर इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी होता है, ठीक है। उसको एक्शन में लाना भी जरूरी होता है। लॉ एंड ऑर्डर, जो भी रूल्स हम बनाते हैं उन्हें फॉलो करना भी जरूरी होता है। वो बस बन गए। अब जैसे यहाँ पर अगर हम इस फॉर्म की बात करें तो वहां पर भी तो रूल तो था ही ना कि जिसकी भी गलती उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे। लेकिन जिसकी गलती है, द वन हु गिल्टी सपोज टू बी हैंग्ड, है ना, जिसकी गलती है उसे चढ़ाना चाहिए ना। रूल तो यही है, लेकिन क्या ये रूल फॉलो भी किया गया? क्या नहीं, इसे फॉलो नहीं किया गया। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, दैट वाज द प्रॉब्लम इन दिस फॉर्म
कि राजा ने गलत कौन है उस चीज पर ध्यान देने की बजाय मुझे जनता को केटर करना है, जनता बहुत इंपेशेंट हो रही है और क्राउन के अगेंस्ट हो जाएगी, प्रोटेस्ट कर देगी, तो किसी ना किसी को ढूंढ कर और जल्दी से फांसी पर चढ़ा दो। दैट वॉज द आइडिया, दैट वॉज द एटीट्यूड ऑफ दिस किंग, है कि नहीं? वो गलत है। तो यहां पर ये है, इट रिक्वायर्स प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स while maintaining law and order to prevent anarchy। एनार्की से बचने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को आपको फॉलो भी करना होता है और लॉ एंड ऑर्डर को आपको संभाल के इंप्लीमेंट करना होता है, अदरवाइज हर तरफ केओस हो जाएगा, डिसऑर्डर फैल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सजेस्ट अ फ्यू इंस्टेंसेस इन द पोएम व्हिच हाईलाइट ह्यूमर एंड आयरनी। इस पूरी पोएम के अंदर कहाँ पर ह्यूमर, कहाँ आयरनी, कहाँ कहाँ है? सबसे बड़ा ह्यूमर तो यही है कि जो राजा अपने आप को जस्ट कहता था, टैसिट कहता था, वो जस्टिस करने के चक्कर में आखिर में खुद को ही फांसी पर लटका लेता है। मतलब कि किसी जेन्युइन वजह या सही वजह की से नहीं। भाई मान लो अगर राजा की सचमुच में गलती होती तब तो है कि भाई सजा सबके लिए एक समान है, चाहे प्रजा हो चाहे राजा हो, कोई भी हो, अगर गलती की है तो सजा सबके लिए एक समान है, यहाँ तक की बात तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या राजा की गलती थी इसलिए क्या उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था? नहीं, बल्कि वो मोस्ट सूटेबल लग रहा था कि हाँ मैं ना इस फंदे की हाइट तक पहुंच पा रहा हूँ, तो ये जो फंदा है बढ़िया तरीके से मेरे गले में सेट हो पा रहा है, तो ठीक है मुझे ही लटका दो फिर। इस वजह से तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है किसी राजा को इस तरीके से लटका देने का, और ये ऐसा थोड़ी सबने जबरदस्ती पकड़कर उसको फांसी दी थी, वो खुद ही गया था ना। तो ये जो तरीका है वो ये तो ह्यूमर भी है और एक गजब की आयरनी भी है कि निर्णय करके निकला और खुद को ही फांसी पर चढ़ा के आ गया, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि भाई जनता जो है वो इम्पेशेंट हो रही है, तो गलत कौन है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो फांसी के फंदे को सूट कर रहा है उसको फांसी पे लटका दो, राइट। उसके बाद आखिर में एकदम ये भी एक है कि जैसे ही राजा जो है वो मर जाता है, फांसी लगा देते हैं, तो सारे मिनिस्टर्स क्या कहते हैं कि थैंक गॉड हमें कोई तो मिल गया, वरना राजा के खिलाफ हो जाती सारी प्रजा। तो राजा के खिलाफ ना हो जाए प्रजा, इसलिए राजा को ही सूली पर चढ़ा दिया। वाह क्या निर्णय लिया, क्या डिसीजन लिया है ना। और उसके बाद और बढ़िया चीज क्या है लास्ट में, मतलब इस फांसी लटकाने के बाद आखिर के अंदर क्या नारे लगाते हैं? हमारा राजा अमर रहे, हमारा राजा अमर रहे। वाह, अब तो हाँ, अब तो मर गया, अब तो अमर ही है, फिर अब मरने के बाद अमर हो गया उसका नाम, है ना। तो ये ह्यूमर है, ये आयरनी है इस फॉर्म के अंदर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन इज द टेल ऑफ मेलिंसिटी हैज बीन नरेटेड इन अ वर्स फॉर्म। दिस इज a unique style which leads extra charm to an ancient tale. Find similar examples in your language, share them in the class. अब यहाँ बेसिकली वर्स स्टाइल जो होती है वो क्या होती है बेटा? जो कपलेट्स में होती है। कपलेट्स यानी दो लाइंस जो होती हैं और थोड़ा सा लिरिकल अंदाज में जिन्हें कहा जाता है, जैसे कबीर के दोहे भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर रामायण या महाभारत जो है वो भी ऐसे ही श्लोक में लिखी हुई है जो लिरिकल होती है थोड़ी सी। अगर मैं महाभारत का एक श्लोक कहूँ तो जैसे एक है और काफी फेमस है ये, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब ये जो श्लोक मैंने जो कहा वो गा कर कहा जाता है एक सुर के साथ। अब यहाँ अंकिता मैम के तो कोई सुर ताल इतने लगते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताने के हिसाब से मैं कहूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब ये जो मैंने जिस तरीके से ये बोला है, मेरा इतना सुर ताल इतना कोई बढ़िया इतना कोई खास है नहीं, तो आई एम श्योर कि मैं इतना न्याय नहीं कर पाई हूँ जिस तरीके से मैंने बोला है, लेकिन इसे बहुत ही सुंदर अंदाज में बोला जाता है और बहुत ही खूबसूरत एक लिरिकल वैल्यू जो एक सुर लगता है ना, बहुत सुंदर सुर लगता है इसमें और वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद जब इसका मीनिंग भी समझाया जाता है ना, तो वो भी बहुत ही सुंदरता से समझाया जाता है। ठीक है, तो यही वर्स स्टाइल होता है बेटा। तो जैसे महाभारत के श्लोक हैं या रामायण के श्लोक हैं, ठीक है, या फिर जो फोक टेल्स होती है ना, लोक कथाएं होती हैं, कथा जो स्टोरीज होती हैं, तो वो स्टोरीज जो पोएटिक अंदाज में वर्स स्टाइल में लिखी हुई होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी भी ऐसी कोई फोक टेल हो जिसे आप जानते हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो जरूर से कमेंट में मुझे बताइएगा। एज यू नो आई ऑलवेज वेट फॉर योर कमेंट्स, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताइए। क्या आपको सारे क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, मीनिंग सब अच्छे से समझ में आ गए हैं, ये भी बताइएगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है, मेक श्योर यू आस्क, राइट। डाउट लेकर नहीं आगे बढ़ना है बेटा, हमेशा डाउट जो है पूछते चलिए। और आप हमेशा से जानते ही हैं, मैं हमेशा आपके डाउट्स को क्लियर करती हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है एंड इसी वीडियो के साथ हमारा इंग्लिश का पूरा सिलेबस जो है क्लास 11 का वो कंप्लीट होता है। हम सारे के सारे सेक्शंस जो है कवर कर चुके हैं। एंड इस नोट पे मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हूँ क्योंकि हर बार मैं ये कहती हूँ कि जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अब क्लास 11 का कोई अगला वीडियो आने नहीं वाला है। दिस इज द लास्ट वीडियो। लेकिन इस वीडियो का एंड में जरूर ये कहकर करना चाहूंगी कि ये सिर्फ
you are the reason, you are responsible that I could complete this syllabus. क्योंकि क्या होता है, हम जो टीचर्स होते हैं ना, ऑफ कोर्स टीचर्स हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं और बहुत सारी हमेशा एनकरेजिंग चीज़ें बोलना, बताना टाइम-टाइम पर, ये हमेशा टीचर्स करते आए हैं। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने भी मुझे हमेशा एनकरेज किया है। आई मीन येस, आई हैव आल्सो ट्राइड टू मोटिवेट यू, टू एनकरेज यू, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू से दिस कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, क्योंकि बेटा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल काम मैं पूरा कर पाई इसलिए नहीं बिकॉज़ आई वाज़ सो ब्रेव एंड ऑल, नो। ये सिर्फ़ इसलिए मैं कर पाई क्योंकि आप लोगों ने थ्रू आउट मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप लोगों के जो कमेंट्स आते थे, अपने आप में वो कितना मोटिवेटिंग होते हैं, ऐसा लगता है कि येस, हाउ मच सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी, राइट? तो ये सपोर्ट जो होता है बेटा, हर टीचर को अपने स्टूडेंट से ये सपोर्ट चाहिए होता है और मुझे आपसे ये सपोर्ट मिला है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। इतनी पॉजिटिविटी मेरे चैनल पे बनाए रखने के लिए, और हर कमेंट, हर बार मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट जो भी लिख रहा है, जो भी बात कर रहा है, वो हमेशा सोच समझ के करता है। एवरी स्टूडेंट इज़ सो पोलाइट, इज़ सो वेल बिहेव्ड। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, राइट? अब इसी नोट पे अब टाइम आ गया है कि हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करें। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा बेटा, एंड होपफुली हम नेक्स्ट सेशन में फिर से मिले। आई जस्ट होप, क्रॉसिंग द फिंगर्स, कि नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और हाँ, ये वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। उसे जॉइन करेंगे तो आपको सारे के सारे नोट्स और पीडीएफ्स भी वहाँ पर मिल जाएँगे। तो बेटा इसी नोट पर, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और कमेंट करना मत छोड़िएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।